ना जाने कब मिले वो आशिक, असर करे जो दिल पर, दिल पर, ओ दिल पर, दिल पर, ओ दिल पर। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज का जो वीडियो है वो बहुत तरन्नुम में रहेगा क्योंकि हमारे साथ हैं तरन्नुम मलिक। तरन्नुम, ये जो सिंगिंग का करियर आपने चुना, ये शुरू से तय था इसलिए आपका नाम तरन्नुम रखा गया, या नाम रख लिया तो चलो म्यूजिक में चले जाते हैं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये तय ही था क्योंकि मेरे फादर, हम लोग दिल्ली से हैं, तो मेरे फादर भी सिंगर बनने आए थे बॉम्बे। एंड जब उनकी शादी हुई और जब मैं होने वाली थी तो उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था, मतलब कोई भी बेटा हो बेटी हो उसको म्यूज़िक लाइन में ही जाना है। ओके। तो जब मैं हुई तो एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन धीरे धीरे जब मैं थोड़ा बड़ी होने लगी, बट मेरे पापा के जो गुरुजी हैं उन्होंने पहले से ही बोल दिया था कि इसका नाम म्यूजिकल होना चाहिए में, हाँ, म्यूजिकली होना चाहिए। सो दैट वे दे डिसाइडेड कि मेरा नाम तरन्नुम हो। ओके। तो ये तो खैर उन्होंने सोचा था, उनकी प्लानिंग थी। जी। आपने कुछ प्लान किया या आपको भी अच्छा लगने लगा म्यूजिक? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरे पापा का बैंड था, तो जब वो सब प्रैक्टिस करने आते थे, बचपन से हम लोग वही देख रहे हैं कि वो प्रैक्टिस करते थे स्टेज के लिए एंड ऑल स्टफ। तो जब सब लोग आते थे, म्यूजिकली एक माहौल रहता था, तो वो एक मैं भी गुनगुनाती थी सबको। मतलब मेरे को भी था कि नहीं, एक गाना मुझे अच्छा लगता है गाना या सुनना या जो भी है, तो मैं बीच बीच में हमिंग एंड गाती रहती थी। स्कूल में भी, मतलब मैं जब छोटी थी तभी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो ये धीरे धीरे मेरे अंदर आता गया इंटरेस्ट जागता गया। एंड देन फिर डिसाइडेड हुआ कि अब हम इसको परस्यू करते हैं। वेरी गुड। लेकिन पहला शो किस एज में किया आपने? ओह, दैट वाज आई थिंक मैं 6-7 साल की होंगी। 6-7 साल में हाँ, परफॉर्मेंस, मैंने, पब्लिक हाँ, पब्लिक परफॉर्मेंस। इट वाज इन दिल्ली। एंड दिल्ली में हम लोगों के जैसे जब हम लोग मतलब कुछ शोज होते थे, ऑडिशंस होते थे, संगम कला ग्रुप से हम लोगों ने शुरू किया था। सो दैट टाइम आई वाज इन माय लाइक द छोटीस्ट वाला एज पे, मतलब 7-6 इयर्स की होंगी मैं उस टाइम। तो ज्यादा मजा पढ़ने में आता था या गाना? नहीं, गाना गाने में एब्सोल्युटली। पढ़ने से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी चाहता है कि सिंगर बनना है या प्रोफेशनल सिंगिंग में जाना है, तो उनके फादर मतलब रोक देते हैं, पेरेंट्स रोक देते हैं। नहीं, लेकिन इन्होंने तो प्लानिंग ये कर रखी थी कि इनको जाना है। मतलब टचवुड इस चीज़ के लिए दे वाज वेरी सपोर्टिव। माय मॉम वाज प्रीटी स्ट्रिक्ट, शी इज स्टिल स्ट्रिक्ट कि नहीं, पहले अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ आपको परस्यू करनी है, कंटिन्यू करनी है। देन पापा बोलते थे कोई बात नहीं, सिंगर ही तो बनना है। अच्छा। मम्मा बोलती थी नहीं, स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग रन, यू नेवर नो कि आगे जाके क्या होगा। सो बट लाइक मॉम वाज ऑन माई हेड कि नहीं, आपको करना ही है। सो लाइक स्टडीज के साथ साथ बैलेंस होके चलना पड़ा। यस। मुंबई आने का मन कब बनाया और कैसे आया? सो इट वाज, हम लोग, मुझे आज भी याद है, होली का टाइम था एंड 2004 10th मार्च इट वाज द डेट। एंड 9th 8th मार्च की होली थी। मेरे पापा के फ्रेंड हैं जो आनंद राज आनंद जी के बहुत डियर फ्रेंड है। तो वी आर द कॉमन फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने उनसे सिर्फ, उन्होंने मेरे पापा को प्यार से वो बोलते थे, पप्पी तू कुछ करदा क्यों नहीं है, पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं कि तू लैके जा अपनी कुड़ी नू, बॉम्बे जा, वहाँ पे इतना स्कोप है, तू ऐथे की कर रहा है। तो पापा ने भी सोचा, हम लोग नहीं जानते नहीं है किसी को, कैसे चले जाएं और नहीं पता कि किस तरह से क्या करें। देन उन्होंने बोला कि मैं बात कराता हूँ। फिर आनंद राज आनंद जी से हमारा कांटेक्ट हुआ। एक्चुअली वो पापा के फ्रेंड है, बट वो पहले ही जा चुके, तो हमारा इतना बातचीत नहीं होती थी। जी। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला था कि आप बॉम्बे आ जाओ, तब हम देखते हैं क्या होता है। सो 10th मार्च हम लोग यहाँ पे लैंड हो चुके थे बॉम्बे में। एंड हम लोग मलाड में रहते थे, पापा और मैं सिर्फ। एंड तब धीरे धीरे हम लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया, हर स्टूडियो गए, हर म्यूज़िक डायरेक्टर से मिले, और देन धीरे धीरे करके लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया स्टूडियोज़ में। एंड फिर 2005 में मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया। कौन सा? ये मूवी थी चाहत एक नशा, जो कि गाना है दिलबर ओ दिलबर। थोड़ा सा गा के बताइए। श्योर। मैं ढूंढ रही हूँ कब से, मैं पूछ रही हूँ सबसे,
ना जाने कब मिले वो आशिक असर करे जो दिल पर ओ दिल पर दिल पर ओ दिल पर दिल पर ओ दिल पर दिल पर। सो आज भी मुझे ये गाना याद है। तो ये बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन था, बहुत ही अच्छा गाना था। पिता ने और पुत्री ने दोनों ने एक साथ स्ट्रगल शुरू किया और जब पहला चांस मिला, क्या इमोशनल एक्सपीरियंस था आपका और फादर का? ओह माय गॉड, इट वाज यू नो क्या होता था कि एक्चुअली मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि जब मैंने अपना गाना फर्स्ट टाइम मूवी में जाके देखा, मेरे को अपना गाना ही पसंद नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मेरे को अपनी आवाज़ नहीं पसंद आ रही, बिकॉज आप इतने बड़े 70 mm स्क्रीन पे आप जाके देखते हो कि यार इस हीरोइन के साथ वो जा रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं इससे अच्छा गा सकती थी। बट क्या होता है उस टाइम आपके साथ ऑलरेडी इतनी मेहनत हो रही होती है कि आपको मैं तो म्यूजिक डायरेक्टर बताते हैं और वो फर्स्ट जो एक्सपीरियंस होता है माइक के सामने प्रोफेशनल गाना, सो आपके साथ ऑलरेडी इतना मेहनत हो रही होती है और जब आप अपने आप को स्टूडियो पे सुनते हो तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज लाइक मतलब अपने आप को एक बड़ी से थिएटर में आप सुनते हो अपने गाने को। इट वॉज ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। फादर का क्या? पापा वॉज वेरी हैप्पी। नहीं अच्छा लग रहा है, मैंने कहा नहीं, बट ही स्टिल सेज नहीं अच्छा लग रहा है। बट मैं फिर भी जब कभी शोज भी होते हैं कि जहाँ पे मैं कभी अच्छा नहीं हो पाता है, तब तो पापा मुंह पे बोल देते हैं कि अच्छा नहीं गाया। अच्छा। हाँ, वो सबके सामने बोल देते हैं कि अच्छा नहीं गाया। तो बट रिकॉर्डिंग्स पे हम लोग इतनी बड़ी टेक्स लेते हैं और कहीं ना कहीं उसके बाद वो इतना क्या कहते हैं उसको पिच वाला करके ये सब करके इतना उसके अंदर EQs डाल के उसको ब्यूटीफुल बना ही देते हैं, एनहांस कर देते हैं। तो उस हिसाब से देन ऑब्वियसली जब आप उसका आउटकम सुनते हो तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही लगता है। तो पापा बोलते नहीं अच्छा गाया। मैंने कहा हाँ, अब तो मतलब एप्रिसिएशन भी घर में ही है इनके पास और क्रिटिसिज्म भी घर। मेरी मम्मा इज अ बिग क्रिटिसिज्म फॉर मी। या आई मीन वो तो ये तू कैसा गा रही है रियाज नहीं करते हमारे। पर ये अच्छा है ना ट्रांसफॉर्म। पहले बोलती थी पढ़ती नहीं है, Exactly. अब बोलती अच्छा गाती नहीं। बट जब अभी क्या होता है, जब सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं मतलब स्टूडियो में कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, घर पे आके सुनते हैं कि मतलब क्योंकि वो जब लाइव सुन रही होती क्या है ये ऐसा कौन गाता है। मैंने कहा यार ये तो अपने घर में बेइज्जती हो रही है। बट मुझे इससे इंकरेजमेंट मिलती है ऑब्वियसली। यही हम्बल लगता है, यही डाउन टू अर्थ भी लगता है, क्योंकि नहीं तो अगर सब जगह तारीफ हो, घर में भी तारीफ हो तो कहीं ना कहीं फिर तो आप पता नहीं ऐसा लगता है कि आसमान में ही चढ़ जाते हैं। एंड मैंने क्योंकि आजकल के सिंगर्स देखे हैं कि उनका एक गाना आता है एंड देन दे आर लाइक ओ माय गॉड आई एम तो लाइक समथिंग वेरी स्पेशल। तो ये भी प्ले करता है, क्रिटिसिज्म भी एब्सोल्युटली मेरे लिए बहुत प्ले करता है। ओके, ज्यादातर लोग डर जाते हैं। हाँ, अगर खुद सक्सेसफुल ना हो पाए तो फिर मैं डरूंगा यार मेरे बच्चे क्यों कर पाएंगे जब मैं नहीं कर पाया। बिल्कुल। इसमें आपको पहले की तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कैसे सोचा होगा कि दोबारा उन्होंने सोचा कि नहीं हम अब जाएंगे वापस। एंड टचवुड ये मेरे फैमिली में एक वो जो डर है ना, शायद हम लोगों को कभी सिखाया ही नहीं है। क्योंकि जब छोटी थी और मतलब हम लोग देखते थे हमारे सामने 200-300 लोगों की एकदम पब्लिक हम लोगों को देखने आ रही है। सो आई थिंक उस वजह से वो डर ही निकल गया कि गाना मिलेगा नहीं मिलेगा। बट आई फील बॉम्बे इज दैट वन सिटी where your dreams actually comes true. Really? That is like this is Bombay. So that's why I love Bombay. तो फिर मुंबई से इतना प्यार है, मुंबई ने क्या सबक सिखाया आपको? मुंबई ने ये ज़रूर सबक सिखाया है बेटा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर चले जाएंगे तो आप बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको यूजलेस एंड या तो आपके अंदर वो एक ताकत नहीं है किसी चीज़ को झेलने की। सो बॉम्बे ने मुझे एक क्या बोलते हैं उसको सहनशीलता पेशेंस अंग्रेजी में नहीं आ रहा था पेशेंस जरूर सिखाया है बॉम्बे में। और उन्होंने पहले बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे सिंगर के पास। सिर्फ बॉलीवुड में गाना गा सकता है या फिर भजन गा सकता है या फिर गज़ल गा सकता है या फिर थोड़े बहुत स्टेज शोज कर सकता है। लेकिन आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कवर वर्जन बन रहे हैं, मिक्स बन रहे हैं। इस पर आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए आप क्या सोचती हैं, क्या लगता है? जो लोग कर रहे हैं कवर्स के लिए, क्योंकि क्या होता है ना आजकल जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा हो गया है, ग्लोबल हो गया। आई मीन यूट्यूब ने तो आई थिंक एक ऐसी मेरे को लगता है जादू की छड़ी बनाई है कि लाइक जो आता है अपने आप को फेमस कर देता है। जब वो मोबाइल हो, अपने आप को एक खाने बनाने वाली चीज़ हो या मेकअप हो, गाना तो चलो मतलब कोई भी गा रहा है आजकल।
सीरियसली गाना कोई भी गा रहा है आजकल, एक्टिंग भी कोई भी कर रहा है आजकल। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग अपने कैलिबर को आगे पब्लिक एग्जैक्टली तक पहुंचाना, एंड देन पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट। इफ इवन आई समटाइम्स, हम लोग जब यूट्यूब खोलते हैं एंड व्हेन आई फील कि नहीं ये कवर अच्छा है, मेरे को कुछ कवर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं कवर्स में बिलीव इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो गाना बन चुका है, राइट। तो अभी उस गाने को दोबारा रिक्रिएट करना, उस पे पैसा खर्च करना, वीडियो शूट करना, स्टूडियो में गाना इज आई थिंक वेस्ट ऑफ टाइम विद वेस्ट ऑफ मनी। सो आई बिलीव अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हो विद अ न्यू म्यूजिक, विद अ न्यू कॉम्पोजिशन, विद अ न्यू वे ऑफ स्टाइल, तो आप ज़्यादा अच्छा होगा का, हाँ, आपको ज़्यादा आइडेंटिटी मिलती है क्योंकि वो आपका गाना होता है, आपकी क्रिएशन। तो क्योंकि आप ऑलरेडी सपोज अरिजीत का कोई गाना है, अब आप उसी को रीमेक करके गा रहे हो, तो आई फील कि लाइक वो तो उसने गा दिया, देन देयर इज अ कंपैरिजन। बिकॉज बीच में ए दिल है मुश्किल का बहुत ऐसा लग रहा था कि वो नेशनल एंथम हो गया हमारे मतलब इंडिया का, तो हर कोई उसी का कवर बनाना चाह रहा था क्योंकि तुम ही हो, हर एक कोई उसी का कवर। तो आई फील आई थिंक इससे बेटर है कि हम कुछ डिफरेंट करें, तो ही हम लोग सामने यू नो वी कैन बी विजिबल और वी कैन बी जज की लाइक बाय द ऑडियंस। सो ये मेरा हमेशा रहता है। लास्टली ये पूछना चाहूँगा, प्लेबैक सिंगिंग में स्टूडियो में गाना ज़्यादा मज़ा आता है या लाइव शोज पब्लिक के साथ? एक्चुअली दोनों का अपना मज़ा है, कैसे? एब्सोल्युटली। क्योंकि क्या होता है जब हम स्टूडियो में गाते हैं कि हम लोगों को एकदम एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू म्यूजिक डायरेक्टर सब कुछ वैसा गाना होता है, बट शोज में हम लोग इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ऑडियंस के साथ या अपने फैंस के साथ रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग स्टूडियो में मतलब हम लोग क्या 5-6 लोग ही होते हैं जिनको हम लोग सुना रहे होते हैं अपनी आवाज़, बट पब्लिक में हम लोग इंटरैक्ट करके लाइक व्हेन पीपल सिंग अलॉन्ग विद अस, सो दैट्स अ डिफरेंट, एक फील ही डिफरेंट होता है, एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट होता है। सो एक अपना अपना मज़ा है दोनों में। सिंगर्स के लिए एक तो हो गया ट्रेनिंग हो गई, उसकी वोकल ट्रेनिंग जो भी हुई है वो, और जो शब्दों के भाव हैं या जो कहना चाहते हैं गाने में, दोनों को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है? देखिए अभी जैसे अगर ट्रेनिंग जिसको हम कहें तो वो तो हम लोग बचपन से ही जो करते हैं, हमारे गुरु सिखाते हैं हम लोगों को, बेसिक ट्रेनिंग जो सारेगामापा होती ही है, तो वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट अगर गुरु वही समझदार, अच्छा और इंटेलिजेंट, उसी को कहा जाता है जो शब्दों पे भी जोर दे। सपोज़ मेरे गुरु जी जिनसे मैंने सीखा है तेजपाल सिंह बंधु जी, सिंह ब्रदर्स, दिल्ली में, और उन्होंने मुझे बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें बताते थे कि इस शब्द को ऐसे भी कहा जा सकता है। फिर जब हम धीरे धीरे, मैं जब बड़ी होने लगी तो मुझे समझ आने लगी उन चीज़ों का। एंड देन मैं जब बॉम्बे में शिफ्ट हुई तो मैंने फिर रविंद्र जैन जी से सीखा, फिर मैंने कुलदीप जी से सीखा, कुलदीप सिंह जी से, फिर मैंने सुरेश वाडेकर जी से सीखा। तो इन सब से सीखने के बाद मुझे ये लगा कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप जितने बड़े गुरु से सीखते हो उससे पता चलता है कि और सीखना बाकी है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं अभी भी आई एम नॉट स्टॉप लर्निंग, आई एम स्टिल इन माई 7th grade। आई हैव जस्ट गिवन माई 7th grade ऑफ ट्रिनिटी। अब मैं डिप्लोमा कर रही हूँ ट्रिनिटी का। देखिए मतलब प्रोफेशनल सिंगर बनने के बाद भी ट्रेनिंग चल रही है। या आई फील कि लाइक वन शुड नॉट स्टॉप लर्निंग। या राइट। थैंक यू तरन्नुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोग को बहुत कुछ सीखने को, समझने को, जानने को मिला होगा। मुझे तो ये समझ में आया कि लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। भले ही आप लाइफ में प्रोफेशनली सक्सेसफुल लोगों को नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी कमी आपको जरूर पता है, आपको मालूम है आपको कितनी दूर तक जाना है। तो इसलिए सीखते रहिए, देखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।